हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। स्वागत है आप सभी का मदर्स एजुकेशन करंट अफेयर क्लासरूम में। हमारी क्लास बेसिकली एसएससी मेंस की कंडक्ट की जा रही है। हमारा जो क्वेश्चन आंसर का वो हमारा जो करंट अफेयर रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन आंसर, राइट। चलिए हम आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम जो है 11, 12 और 13 3 दिन का जो करंट अफेयर्स है उसे क्विकली शॉर्ट फॉर्म में रिवाइज करेंगे ताकि आपका रिवीजन और आपको चीजें याद रहें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्कोर एसडीजी इंडिया इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स रिलीज्ड बाय आयोग, प्रीमियर थिंक टैंक ऑफ इंडिया। भारत का ओवरऑल स्कोर क्या है वो पूछा गया। आपके सामने चार ऑप्शन है, 71, ऑप्शन बी। ये जो दो स्कोर है ना, ये हमारे एक स्कोर जो है 2020-21 के रैंकिंग का, करंट 2023। अब आपको बताना है कि 2023-24 में ऑप्शन बी है कि हमारा है लास्ट ईयर का। लास्ट इंडेक्स आया था 2000 का, ड्यू टू कोविड इंडेक्स रिलीज फोर्थ टाइम है। 2018 में शुरुआत की गई, 2023 का डेटा जो है सर फोर्थ इंडेक्स, फोर्थ एसडीजी इंडिया इंडेक्स। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 71। ठीक है, हम बात करते हैं एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 फोर्थ वर्जन, फोर्थ इंडेक्स रिलीज बाय दी आयोग स्टार्टिंग फ्रॉम 2008। 2018 में ये पहली बार इंडेक्स जारी हुआ था। हमारा है फोर्थ, विच इज 2000। क्या करता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने में हमारे इंडिया के स्टेट, भारत के जो भारत देश राज्य हैं, विभिन्न राज्य हैं, प्रकार से एफर्ट कर रहे हैं। क्या उनका स्कोर रहा है? अलग अलग 16 इंडेक्स हैं, सॉरी 16 के आधार पर, जो 16 गोल्स के आधार पर हम देखते हैं हर एक गोल में अचीवमेंट और उनका इंक्लूसिविटी के माध्यम से समग्र रूप से गोल स्कोर साथ ही और स्टेट्स वाइज भी नहीं और इंडिया का भी नहीं। यहाँ पूछा गया है कि इंडिया का ओवरऑल स्कोर क्या है। चलिए, इट इज द इंडेक्स which measures the national as well as sub-national progress on development विकास लक्ष्य हैं के बारे में के संबंध में भारत के द्वारा भी, सब रीजनल इट मीन स्टेट्स के द्वारा, सब नेशनल मीन स्टेट्स के द्वारा भी जो है क्या प्रोग्रेस की गई का पता लगाना, को मेजर करना का लक्ष्य टारगेट है। इस इंडेक्स को रेज करता है हमारा नीति आयोग के वाइस चेयरमैन को, दिन पहले हमने पढ़ा है मिस्टर सुमन बेरी जी, राइट। एक नाम और आपने सुना होगा, श्रीमान PVR सुब्रमण्यम, आर सुब्रमण्यम। वो कौन है? सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम आर सुब्रमण्यम, PVR सुब्रमण्यम जो किसी, और जो सुमन बेरी वो क्या है हमारे, वो हमारे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है। और चेयरपर्सन कौन है इसके? प्राइम मिनिस्टर। था क्लियर? तो 2023-24 का एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, ये बेस्ड है 113 इंडिकेटर्स, 113 संकेतक है जिन पर आधारित है, और इसको अलाइन किया गया है, तो मैच किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा एक नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है, राष्ट्रीय संकेतक ढांचा है, राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क है के आधार पर इसको निकाला गया है। कुल 113 इंडिकेटर है, यहाँ भी 113 इंडिकेटर बेसिस पे हर स्टेट की अलग अलग रैंकिंग जारी की गई है, इस स्टेट ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है पिछली बार से कंपैरिजन में, इस बार कितना इंप्रूवमेंट। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स स्कोर्स रेंज बिटवीन 0 to 100। साफ पता पड़ रहा है जो स्कोर है हमारा राज्य का भी, विभिन्न राज्यों का, वो कितना रहेगा? 0। मान लीजिए ये पूरी एक है 100, है 0, क्या होगा? दो स्टेट 0 की तरफ होंगे, स्कोर लेस देन 50 के अराउंड, 50 के नीचे होगा, इट मीन इन राज्यों के द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स में
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में एफर्ट कम किए गए हैं। जो है 50 से अबव स्कोर होगा, इट मीन स्टेट्स के द्वारा नए इनिशिएटिव, नए नए प्रोग्राम चलाए गए हैं, लोगों की जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको भी उठाया गया। इसका मतलब ये रहा। तो पहली बार ये इंडेक्स कब जारी हुआ? इन ईयर 2008 के द्वारा 2018 में इंडेक्स जारी हुआ है। अब जो हमारे राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरीज, और 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं इसमें। 4 कैटेगरीज कौन सी? फर्स्ट इज एस्पायरेंट, भी ये नाम बोले जाएंगे एस्पिरेंट। सेकंड इज परफॉर्मर, थर्ड वन इज फ्रंट रनर, फोर्थ इज। यहाँ तक क्लियर है? तो जो ऐसे राज्य जिनकी रैंकिंग इंडेक्स में 0 से 49 होगी, बिटवीन 0 to 49, they will be recognized as the parent state. Second range is 50 to 60. Those states which have scored this score included in the performer category. Another one is front runner. States having score between 5 to 99, they will be included in the list of front runner. Fourth is achiever. देखिए ये जो अचीवर वाला है ना कैटेगरी, हमारा कोई भी राज्य भारत का मान में, साथ ही जो एस्पायरेंट है कैटेगरी के अंदर भी कोई नहीं। जो सारे राज्य हमारे किसमें है, याद रखिएगा, करंटली देयर आर नो स्टेट्स इन द एस्पायरेंट एज वेल एज द अचीवर कैटेगरी। ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्कोर किया हो, ऐसा कोई भी राज्य हमारे भारत में। देखिए थोड़ा चैलेंजिंग काम है, फिलहाल हम इतना अचीव नहीं कर पा रहे, बट फ्यूचर में हमारे लिए पॉसिबल होगा। क्यों? हमारी रैंक है, हमारा जो स्कोर है वो पहले 6 था लास्ट इंडेक्स में, अब बढ़कर 71। अगर ओवरऑल कंट्री का स्कोर बढ़ रहा है, इट मीन स्टेट भी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, राइट। कुछ स्टेट्स हैं जो पीछे हैं, बट वो भी इतने पीछे नहीं है कि एस्पायरेंट कैटेगरी के अंदर आए हैं, राइट। वो सारे किसमें? परफॉर्मर या फ्रंट कैटेगरी के अंदर। अब की हाइलाइट्स क्या है इंडेक्स की, वो जरा हम देख लेते हैं। द कंपोजिट स्कोर ऑफ द नेशन इंडिया एज ए नेशन was 57 in 2008। 2018 में ये पहली बार स्कोर जारी किया गया ना, भारत एज ए कंट्री कैटेगरी में था, भारत था परफॉर्मर कैटेगरी के अंदर। अब कितना हो गया? 71। मींस हमारा कंट्री का जो स्कोर है, कंट्री की जो कैटेगरी वो भी इंप्रूव हो गई। वो पहले थी परफॉर्मर कैटेगरी, अब हो गया हमारा भारत एज ए कंट्री एज होल फ्रंट रनर कैटेगरी के अंदर, राइट। 66 था हमारा 2020-21 के इंडेक्स में, और उसके बाद इंडेक्स जारी नहीं हुआ। हमको पता कोविड-19 था, इसलिए इंडेक्स जारी नहीं किया। 2023-24 के इंडेक्स में इंडिया का स्कोर है, राइट। यहाँ तक क्लियर है? हम बात करें कि सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट किसमें हुआ है, तो नॉट वर्दी एडवांसमेंट हैव बीन ऑब्जर्व्ड इन दी गोल वन। गोल वन इज नो पॉवर्टी, गरीबी का उन्मूलन करना, कोई गरीब रहे ही नहीं भारत में। क्या है हमारा ज्यादा अचीवमेंट हुआ है। सेकंड हुआ गोल नंबर 8 में, विच इट्स डिसेंट वर्क एज वेल एज दी इकोनॉमिक ग्रोथ। काम करने का जो डिसेंट वर्क है ना, व्यक्ति को एक अच्छा काम मिले किसी वर्कर को, साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ हो, आर्थिक वृद्धि हो, टैक्स में हमने ग्रोथ की है। थर्ड जो पैरामीटर हमारा क्लाइमेट एक्शन है, जलवायु कार्यवाही, कि क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए सरकार ने क्या मेजर लिए हैं, स्टेट्स ने क्या मेजर लिए हैं, पैरामीटर भी हमने। फोर्थ है 15, यह लाइफ ऑन लैंड, भूमि पर जीवन। तो भूमि पर जीवन है हमारा मनुष्य का, उसे इंप्रूव करने के लिए सरकार ने कौन प्रयास किए हैं, कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही हैं, प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट रन किए जा रहे हैं, हमारी लाइफ बेटर हो सके, लाइफ ऑन लैंड। तो ओवरऑल देखें तो गोल 13 है, which is about climate action. It records highest increase 4 from 54 to 7। देखिए गोल जो 13 है ना, हमारा 13वां लक्ष्य हमारा है क्लाइमेट का एक्शन, यानी जलवायु कार्रवाई। क्या हुआ है, पिछली बार के इंडेक्स में 13 स्कोर इंक्रीज हुआ, ये सबसे हाईएस्ट इंक्रीज। इसके बाद जो किसी का है वो गोल 1, जो पहला लक्ष्य हमारा वो है नो पॉवर्टी, गरीबी ना रहे, हुआ है 12 यानी 72, यानी 12 जो नंबर्स हैं का इंक्रीमेंट हुआ है स्कोर। ज्यादा किसमें हुआ है? जलवायु कार्रवाई में। आप देखेंगे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ये सब किस भारत सरकार ने, हम एनवायरनमेंट में फोरेस्टेशन, वृक्षारोपण भी कर रहे हैं, हमने प्लास्टिक को बैन किया, वो किसके संबंध में? सारे एक्शन जो हमारे क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई के संबंध रखते हैं। ज्यादा स्कोर हमारा इंक्रीज हुआ है बाई 13, राइट। सेकंड हुआ है हमारा गोल 1, गरीबी के उन्मूलन। तो क्या कर रहा है सरकार इसमें? सरकार ये कर रही है कि
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, पीडीएस, टारगेटेड पीडीएस हम कर रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना है, उज्ज्वला योजना, ये सारी गरीबी को दूर करने के प्रयास है। स्वच्छ भारत मिशन के साथ साथ ही जो हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी है, मनरेगा है, ये सारे प्रोग्राम कौन से हैं जो गरीबी को दूर करते हैं। अच्छा, हम स्टेट्स की बात करते हैं। राज्य और संघ शासित प्रदेश है, इसका क्या स्कोर रहा है, इन्होंने कहाँ स्टैंड करते हैं। तो देखिए हमारे जो सारे राज्य है ना, सारे राज्य किस कैटेगरी में आते हैं, 7 to 79 मीन्स कौन सी कैटेगरी 57 to 79 ने पढ़ा था, 0 to 49 कौन सी कैटेगरी है, एस्पायरेंट, राइट। 50 to 64 किस कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं हमारे, क्या आते हैं परफॉर्मर कैटेगरी के अंदर। 50 to 65 से 99 किस में आएगा, वो आएगा हमारा फ्रंट 5 to 9 आप शो कर रहा है। 57 से 79, 57 to 79 मतलब दो कैटेगरी हमारे पास है, एक तो हमारी है परफॉर्मर, एक फ्रंट रनर, कैटेगरी में सारे स्टेट्स आते हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर। संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है, उसका स्कोर है 5 and 27, ये सारे किस में आते हैं, इस कैटेगरी में, फ्रंट रनर कैटेगरी के अंदर आते हैं। ध्यान रखिएगा यूटीज जो है उनका ओवरऑल स्कोर ज्यादा है कंपेयर टू राज्य की तुलना में, जो शासित प्रदेश का स्कोर अच्छा है, राइट। कुल जो 32 राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं, उसका स्कोर किस में आ रहा है, 5 and मतलब 32 राज्य ऐसे सेकंड कैटेगरी के अंदर आते हैं टॉप से। अब सिर्फ एक कैटेगरी बची है, पर ये भी कैटेगरी किसी राज्य ने अचीव, विच नीड्स स्कोर ऑफ 100, ये 100 का स्कोर चाहिए, वो अभी तक नहीं आया। यहाँ तक क्लियर, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। आपको इतना ध्यान रखना, इतना ही ध्यान रखना कि इंडिया का स्कोर कितना है। स्टेट जो है मैक्सिमम कैटेगरी में, यूनियन टेरिटरीज है कंप्लीट कंबाइंडली, उसका स्कोर स्टेट में ज्यादा है कंपेरेटिव, सारे आते हैं फ्रंट रनर कैटेगरी के। स्टेट्स आते हैं हमारे परफॉर्मर एज वेल एज दी फ्रंट रनर कैटेगरी के। हम बात करते हैं कि स्टेट्स को कौन कौन से रैंक मिली है ना। जो फ्रंट रनर कैटेगरी है इसमें 32 राज्य हैं और यूटीज हैं, पढ़ा भी, राइट, ये निकले। सेकंड है 4 राज्य हैं जिन्होंने टॉप किया है परफॉर्मर कैटेगरी के अंदर, सॉरी परफॉर्मर कैटेगरी सेकंड कैटेगरी है। अगर ओवरऑल देखा जाए टॉप से थर्ड कैटेगरी, फर्स्ट इज अचीवर, सेकंड इज फ्रंट रनर, थर्ड इज परफॉर्मर कैटेगरी। कौन से देश राज्य, मेघालय, नागालैंड, झारखंड, ये 4 राज्य ऐसे हैं का स्कोर कम रहा है, ठीक है। टॉप स्टेट्स कौन से हैं, उत्तराखंड और केरल का स्कोर कंबाइंड स्कोर है 79। के बाद थर्ड स्टेट है तमिलनाडु, फोर्थ है गोवा। ये आपको रैंकिंग ध्यान रखनी है कि 4 स्टेट कौन से हैं परफॉर्मर कैटेगरी में आते हैं, कुल कितने राज्य हैं, कितनी यूटी फ्रंट रनर कैटेगरी में आते हैं, सबसे टॉप यूनियन टेरिटरी कौन सी है, सबसे बॉटम जो निम्न के राज्य हैं जहां पे जिनका स्कोर सबसे कम रहा है, बिहार, झारखंड, नागालैंड, मेघालय, ये हम पढ़ चुके हैं। बिहार, झारखंड, नागालैंड, मेघालय। इट मींस परफॉर्मर कैटेगरी में केवल 4 राज्य ही आते हैं, वही 4 राज्य हमारे बॉटम है, मतलब सबसे निचले पायदान के राज्य हैं, बिहार, झारखंड, मेघालय और। आई होप यहाँ तक आपको इंडेक्स क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज बाइनियल एक्सरसाइज द्विवार्षिक अभ्यास है पिच टैग, दो देशों के मध्य होता है। एक कंट्री तो इंडिया है हमारा, आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। दूसरा कंट्री है सिर्फ ऑस्ट्रिया है, इंडोनेशिया है, एक मंगोलिया, राइट, 4 देश हैं। थोड़ा सा हम जाते हैं बैकवर्ड, मतलब पीछे तरफ जाते हैं लास्ट क्लास की तरफ। हमने पढ़ा था भारत मंगोलिया में कौन सा देश, नोमैडिक एलिफेंट, राइट। ये ऑप्शन जो है हमारा ये तो एलिमिनेट हो जाता है। ये कहाँ हो रहा है, पुरोई के अंदर, मेघालय के चल ही रहा है, कंडक्ट हुआ है, चल रहा है। नोमैडिक एलिफेंट हमारा ऑप्शन कट जाएगा। भारत और इंडोनेशिया है, इंडिया इंडोनेशिया के बीच में 2 होती है, एक होती है समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति एज वेल एज दी गरुड़ शक्ति। सेकेंड वाली गरुड़ शक्ति। तो शक्ति किस नेवीज ऑफ द इंडिया एंड इंडोनेशिया, गरुड़ शक्ति किसके बीच में होगी, एयर फोर्स ऑफ द इंडिया एज वेल एज द इंडोनेशिया। तो हमारे 2 ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं, बस 2 ऑप्शन, इंडिया ऑस्ट्रिया। लकीली आप देखिए भारत की तरफ से ऑलमोस्ट 40 साल से अधिक ज्यादा टाइम हो गया, तब कोई प्रधानमंत्री वहां पर गए ऑस्ट्रिया। हमारे बीच कोई भी मिलिट्री एक्सरसाइज जाती है, भारत ऑस्ट्रिया के बीच नहीं। तो
अल्टीमेटली आंसर क्या बचता है हमारे पास? ऑप्शन डी विच इज या ऑस्ट्रेलिया, राइट। इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट इज पार्टिसिपेटिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2024 भारत की तरफ से, भारत की वायुसेना 12 जुलाई से 2 अगस्त तक पार्टिसिपेट कर रही है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, भारत में नहीं। ये बाई एनियल यानी द्विवार्षिक, 2 वर्ष में एक बार होने वाली एक्सरसाइज है। इट इज अ मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, मतलब क्या है, अब तक क्या हो रहा था कि बार क्या हो रहा है कि इससे अधिक देशों को बुलाया गया, ऑलमोस्ट एयरफोर्स है को बुलाया गया है, क्या करें वो उनकी टेक्नोलॉजी को शेयर करें, राइट। इज बीइंग होस्टेड बाय द रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा इस कंडक्ट किया जा रहा है। तो 2024 का एडिशन है, सबसे लार्जेस्ट है। लार्जेस्ट क्यों है कि पिछले 43 सालों में तो पहली बार हो रहा है, लगभग 20 कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट, वायुसेनाएं भाग ले रही। भारत से सुखोई MK-30 है, और भी कुछ, तो हमारा टॉप मास्टर C-17 है, वो भी एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट तो क्या तुम्हारा पैसेंजर एयरक्राफ्ट है, वो गया है इसके अंदर। लगभग 140 एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करें और 4,400 से अधिक हमारे मिलिट्री पर्सनल पार्टिसिपेट करेंगे। और हमने पहले ही पढ़ा है द बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड आर क्रूड शक्ति एज वेल एज दी शक्ति, राइट, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल फार्मिंग मॉडल ऑफ विच स्टेट हैज बैंकियन प्राइज जो है देता है पोर्तुगाल का, साल की है वो देती है। और हाल ही में भारत का एक राज्य है प्राकृतिक खेती, प्राकृतिक प्राकृतिक खेती नेचुरल फार्मिंग के मॉडल अपनाया है, उस मॉडल को अवार्ड दिया गया है 2024 का। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखिए इसका आंसर जो हमारे है इस आंध्र आंध्र प्रदेश का एक संस्था है, उसका नाम है रायतू अधिकार संस्था, RYS, रायतू अधिकार संस्था। इनको दिया गया है फॉर दी कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग। आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज्ड नेचुरल फार्मिंग के लिए कर दिया गया है 2000। बात करें कि ये द्वारा ऑर्गेनाइज होता है, पुर्तगाल की संस्था है, उनके द्वारा होता है। और वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्रो इकोलॉजी प्रोग्राम, आंध्र प्रदेश प्रोग्राम चलाया जा रहा है, सबसे गया पुरस्कार देते हैं। ये जो क्लाइमेट एक्शन है हमारा या फूड क्राइसिस है, वो डील करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर कोई व्यक्ति हो तो कोई संस्था हो, अगर वो इफेक्टिवली काम कर रही है विद बाय वे ऑफ प्रोग्राम, तो उन्हें अवार्ड से नवाजा जाता है, राइट। प्रोग्राम प्रोग्राम सपोर्ट्स फार्मर इन द ट्रांजिशन फ्रॉम द केमिकली इंटेंसिव एग्रीकल्चर टू नेचुरल फार्मिंग। अलग अलग केमिकल्स यूज करते हैं, अलग अलग फर्टिलाइजर यूज करते हैं, खेती को दूर करते हुए क्या करना है, प्राकृतिक खेती पे फोकस करते हुए, प्राकृतिक खेती है, अलग अलग तरीके को अपनाते हुए खेती करनी है, किस तरह से को अपनाया जाए के लिए काम करती है। द प्राइज इज एन इनिशिएटिव ऑफ पोर्तुगाल बेस्ड कलॉस्ट गulbenkian फाउंडेशन, EGF संस्था है, कलॉस्ट के द्वारा आंध्र प्रदेश का एक संस्था है RYSS, रायतू साधिकार, उसको दिया गया है। प्रेजेंटेड एनुअली, हर वर्ष दिया जाता है ये, फॉर द इंडिविजुअल एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशंस हु आर लीडिंग सोसाइटीज एफर्ट्स, समाज के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं किसके अगेंस्ट, कॉम्बेट क्लाइमेट चेंज एज वेल एज नेचर लॉस, के खिलाफ, जो जो जलवायु परिवर्तन है और जो हमारा क्या हो रहा है, प्रकृति का नुकसान हो रहा है, प्राकृतिक ह्रास हो रहा है, के अगेंस्ट जो एफर्ट किए जा रहे हैं, किसी व्यक्ति का योगदान हो सकता है या किसी संस्था का योगदान हो सकता है, इसके लिए अवार्ड किया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड सेफ्टी रिंग मैकेनिज्म, सेफ्टी रिंग मैकेनिज्म, सेफ्टी रिंग प्रणाली किस बैंक के द्वारा हाल ही में शुरुआत की गई है, स्टार्ट की गई है, टू एनहांस सिक्योरिटी फॉर इंटरनेट एज वेल एज मोबाइल बैंकिंग यूज। इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग उपयोग करता है, आप में से कई लोग होंगे नेट बैंकिंग का यूज करते होंगे, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन फोन पे और गूगल पे, अमेजोन पे का यूज कर रहे हैं। क्या होता है, कई बार हम देखते हैं साइबर फ्रॉड्स होते हैं, राइट, कभी ना कभी किसी
बार में पढ़ा होगा कि साइबर फ्रॉड के द्वारा व्यक्ति के बैंक अकाउंट से कुछ पैसा विड्रॉ हुआ है, फ्रॉड हुआ है, वो किस तरह से कम हो सके, सिक्योरिटी है, ऑनलाइन बैंकिंग करने वाले यूजर्स हैं, सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए बैंक के द्वारा चलाया गया है सेफ्टी रिंग मैकेनिज्म। राइट, शुरू गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी इज पंजाब नेशनल। हाल ही में क्या होगा कि पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ना टर्म डिपॉजिट है, राइट, टर्म डिपॉजिट जो होती है हमारी एफडी, राइट, टर्म डिपॉजिट जो होती हैं इनको सेव करने के लिए मान लीजिए आपके अकाउंट 10 लाख रुपए पड़ा है, 10 लाख रुपए हैं, अब आपको लिमिट लगानी है उसमें, जब भी मैं कोई ट्रांजेक्शन करूं, है ना, अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन करता हूं तो लिमिट रहे से अधिक पैसा उस ही ना हो सके। मान लीजिए आपने लगाई है लिमिट 50,000 रुपए ही तो से जा सकते हैं, या आपने क्या लिमिट लगा दी, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो साइबर फ्रॉडस्टर को, साइबर अपराधी के पास आपकी जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं, मतलब लॉगिन की जानकारी है, चाहे वो आपकी हो सकता है, लॉगिन आईडी पासवर्ड हो सकता है, वो मिल जाए, फिर भी वो एक से ये पता लगा लेगा अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, बट आपने लिमिट सेट कर रखी 50,000 रुपए की, तो नहीं कर पाएगा, कहा गया है, राइट, ये वाली बात है। इट इज दी ऑप्शनल फीचर, वैकल्पिक वैकल्पिक फीचर है, करता है इट अलाउज डेली लिमिट सेटिंग्स फॉर टर्म डिपॉजिट। हम चाहें तो इसमें लिमिट्स को सेट कर सकते हैं कि प्रतिदिन जो है नहीं पैसा निकाला जाएगा, इससे अधिक पैसा नहीं निकाल सकते। मान लीजिए आपके घर में बुजुर्ग लोग, पता नहीं कैसे करना है, पर उनके फोन में अकाउंट के साथ ये फीचर ऑप्शनल जो कंपल्सरी कर दें आप लोग उसे करें, तो होगा डेली लिमिट सेट करके आप उनके अकाउंट से पैसा लीगली विड्रॉ होने वाला है उसको बचा सकते हैं, राइट। इट ऑल्सो यूज फॉर ओवरड्राफ्ट। मान लीजिए आपने लिमिट लगा दी कि वाली बात है कि मैं 50,000 से अधिक ओवरड्राफ्ट नहीं कर सकता, चाहे फ्रॉडस्टर के पास, साइबर फ्रॉड करने के वाले के पास आपकी सारी जानकारी क्यों ना, एक बार में इतना चलेगा। देखिए ये नुकसान तो आपको हो चुका है, मान लीजिए पैसा निकालता है, इतना नुकसान, और 10 लाख रुपए का नुकसान था, 2,50,000 पीछे बच जाते हैं। मतलब क्या है, इसका मतलब इसका ऑब्जेक्टिव है यूज लॉसेस फ्रॉम अनऑथोराइज्ड, अनाधिकृत रूप से कोई आपकी जानकारी को करता है, तक पहुंच बढ़ाकर गलत फायदा उठाता है, उसको बच सकते हैं, इसके लिए चलाया गया पंजाब नेशनल प्रोवाइड्स एडिशनल सेफ्टी लेयर। देखिए हमारे पास क्या होता है, टू वे ऑथेंटिफिकेशन होता है, पासवर्ड भी होगा हमारे पास, कई बार हम करते हैं, एक तो हमारा एप्लीकेशन का लॉगिन पासवर्ड है वो भी होता है, प्लस जो पेमेंट करते हैं हम लास्ट पेमेंट गेटवे पर उसका पासवर्ड होता है, राइट। ये क्या है, एक एडिशनल लेयर मिल जाएगी इससे। आपने पासवर्ड भले ही सेट कर दियो, पासवर्ड हो सकता है कोई लीक कर ले, बट जो ये सेफ्टी रिंग वाला मैकेनिज्म है कि आपने लिमिट सेट कर रखी है, साइबर फ्रॉड करने वाले व्यक्ति को भी नहीं पता होगा, चाहे वो कितना हिट एंड ट्राई करे, बट इस पर पैसा तो नहीं कर पाएगा, तो अल्टीमेटली आपका पैसा सुरक्षित, राइट। इट हेल्प्स इन द मिनिमाइजिंग द पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस साइबर फ्रॉड। once set the safety ring ensure that term deposit cannot be closed, बंद नहीं कर सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते, for loan for draft beyond the custom defined। वो वाली बात है कि अगर आप किसी व्यक्ति सेट कर दी है पैसा विड्रॉ होगा, राइट। अब थोड़ी बात करते हैं इस बैंक के बारे में। वो स्टेटमेंट से पंजाब नेशनल बैंक स्थापना कब हुई है, स्थापना हुई लाहौर में, डेट है 1994, 1894 माफ कीजिएगा, स्थापना होती है। और बैंक ने कब ऑपरेशन स्टार्ट किया, बैंक का संचालन शुरू हुआ है 12 अप्रैल 1800, स्थापना हुई है लाहौर में, राइट। रिसेंटली क्या हुआ है, कुछ वर्ष पहले 2020 में दो बैंक का मर्ज हुआ इसमें, ओरिएंटल बैंक एज वेल एज यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज वॉन द विंबलडन मेंस, कल इसका रिजल्ट आया है कि विंबलडन जो पुरुष प्रतियोगिता है टेनिस चैंपियन का खिताब किस साल में 4 होती है, ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन सेकंड होती है हमारी फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, थर्ड होता है हमारा विंबलडन, विंबलडन,
फोर्थ होता है हमारा यूएस ओपन, राइट। ये होता है लगभग जनवरी से मार्च के आसपास। ये होता है हमारा मई टू जून तक होता है। ये होता है ऑलमोस्ट, सही। और ये होता है अगस्त से सितंबर। याद रखिएगा, 4 चैंपियनशिप ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यहाँ तक क्लियर। तो हाल ही में हम देख रहे हैं कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई चल रहा है। इसमें कौन सा होना चाहिए आपके हिसाब से? होना क्या चाहिए? हो ही रहा है, विंबलडन हो चुका है। उसका पुरुष चैंपियनशिप, चैंपियनशिप उसका अवार्ड जीता है खिलाड़ी ने, कार्लोस अल्कारेज ने, राइट। कार्लोस अल्कारेज खिलाड़ी का अवार्ड पर आया, इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविच, सर्बिया के प्लेयर हैं ये। नोवाक जोकोविच हैं, 7 बार जीत चुके हैं ये अवार्ड, विंबलडन ओपन, राइट। और राफेल नडाल जो हैं ये जीत चुके 8 बार। अगर ये 7वीं बार जो हारे हैं नोवाक जोकोविच, 7 बार ऑलरेडी जीत, अगर कल जीत जाते ये इनकी को बराबर कर लेते, राइट। डेनियल मेदवेदेव प्लेयर हैं। थोड़ी हम बात करते हैं मैच के बारे में। नोवाक जोकोविच फेल टू रिकॉर्ड इक्वलिंग 8th विंबलडन टाइटल जीत, रिकॉर्ड है किसका है? वो हमारे रोजर फेडरर का है। रोजर फेडरर है, राफेल नडाल नहीं, माफ कीजिएगा, ये राफेल नडाल नहीं है। रोजर फेडरर का है ना, का 8 बार रिकॉर्ड है, राफेल नडाल का नहीं है। तो रोजर फेडरर ने 8 बार जीता है। अगर वो नोवाक जोकोविच कल जीत जाते लास्ट मैच, कभी 8वीं बार होता, बट ये हो नहीं सका और वो 7th टाइटल जीत। ऊपर से खिलाड़ी है कार्लोस अल्कारेज, उन्होंने हराया है इनको। कार्लोस अल्कारेज का है ये 2nd टाइटल है, लास्ट ईयर भी इन्होंने है। हमने बात कर ली है। तो इस चैंपियनशिप के विजेता उन्हें कितना पुरस्कार मिला है? उन्हें मिला है 23 करोड़ 35 लाख रुपए मिला, राइट। अच्छा, हम बात करते हैं कि टूर्नामेंट की बात करते हैं, कौन कौन से टूर्नामेंट होते हैं। टेनिस टूर्नामेंट 2 तरह के होते हैं, 2 कैटेगरी है। सिंगल्स है, सेम विमेंस के लिए भी होगा। कल कल होगा, चल रहे हैं टूर्नामेंट्स। पहला जो हर साल जो टूर्नामेंट होते हैं, पहला होता है ये होता हार्ड कोर्ट पे, हार्ड सरफेस, राइट। सेकंड होता फ्रेंच ओपन, घास के मैदान पे होता है, क्ले कोर्ट पे, राइट। तीसरा होता है विंबलडन ओपन, घास कोर्ट, घास कोर्ट, घास के मैदान पे होता है ये विंबलडन। तीसरा होता है यूएस ओपन, हार्ड कोर्ट। इंडिया और यूएस, ध्यान रखिए, हार्ड कोर्ट पे होते हैं, फ्रेंच होता है मिट्टी पे, विंबलडन होता है हमारा ग्रास। थोड़ा अगर ऐसे याद ना कर पाए, ध्यान रखिएगा, विंबलडन कब होता है हमारा? जून जुलाई में। तब क्या होती है? बारिश। बारिश में क्या होती है? घास। तो ध्यान रखिएगा, विंबलडन कब होता है? घास कोर्ट। आपको याद भी ना रहे तो याद रखिएगा। ओल्डेस्ट चैंपियनशिप है वो हमारी विंबलडन, राइट। ये विंबलडन जो है पुराना चैंपियनशिप आता था। यूएस ओपन थर्ड है हमारा। फ्रेंच ओपन जो कि कब होता है, कब शुरू हुआ है? ये हुआ है 1891। और ऑस्ट्रेलियन ओपन ये हुआ हमारा 5 में, राइट। अब ऐसे कौन से खिलाड़ी जिन्होंने सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम अवार्ड जीते हैं? क्या होता है, हर साल ही 4 चैंपियन, चारों का कौन होगा विनर कहा जाएगा? ग्रैंड स्लैम का खिलाड़ी जिसने क्या यूएस ओपन, चारों ओपन ने खिताब जीते हो, चाहे पुरुष हो, इसे कहा जाएगा, राइट। पहले हमने पढ़ा था, राइट। फिर इसमें देखें कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो उन्होंने सर्वाधिक जीते हैं। नोवाक जोकोविच 20 बार जीता है, राफेल नडाल है, इन्होंने 20 बार जीता है, फेडरर है, इन्होंने, ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और रोजर फेडरर सर्वाधिक जीते हैं। और जो कार्लोस अल्कारेज है, इन्होंने 20 बार जीता है टाइटल, और दी 2022-23 में जीता था लास्ट,
और पहला दूसरा जीता है इस पर। जो हमारी क्लास है, आज का जो करंट अफेयर है वो यही समाप्त होता है, और अब हम करते हैं कुछ रिवीजन। लास्ट 3 पढ़ा था हमने, 11, 12 और 13 जुलाई को, राइट। पहला स्टेटमेंट है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, क्या होता है, इंटरनल कंबशन इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है। प्रकार के इंजन क्या होता है, आंतरिक चलता है, ये मोटर चार्ज होती है, बैटरी चार्ज होती है, और क्या होता है, ये दोनों पे चल सकती है। क्या किया इन्होंने, रजिस्ट्रेशन फीस है इसको पूरी तरह माफ कर दिया है, पंजीकरण शुल्क को कर दिया, कि चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को और करना, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को प्रमोट करने के लिए हम उठाया गया है, राइट। हमारे इलेक्ट्रिक 4 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिक प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। प्लग इन में क्या होता है, एक बैटरी होती है जिसे चार्ज कर सकते हैं, चाहे तो फ्यूल पे चलाएं, इंटरनल कंबशन इंजन पेट्रोल या डीजल पे, या फिर चलाएं हम बैटरी पर। एक होता है हमारा कंप्लीट इलेक्ट्रिक, कहते हैं बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी होती है, इंटरनल कंबशन इंजन नहीं होता है। एक होता है हमारा फ्यूल सेल, क्या होता है, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को दोनों को मिलाते हैं तो इंजन रन होता है। साथ ही में क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है, वो हमारा होता है पानी, जल, H2। राइट, यहाँ तक क्लियर बात की। सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इलेक्ट्रिक कार का रजिस्ट्रेशन टैक्स माफ करते हैं। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड न्यूज है, हाई सीज ट्रीटी, सागर जो संधि है, सरकार भारत सरकार ने निर्णय लिया है, वह करेंगे, रेटिफाई भी करेंगे, हस्ताक्षर भी करेंगे, बाद में एक बिल लाकर इसे पारित भी करेंगे। हाई सीज क्या होता है, संबंध, इसका संबंध किससे है, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ग्रीन इकोलॉजी, पारिस्थितिक के तंत्र है, जो समुद्र में पाए जाने वाले हैं हमारे मिनरल्स हैं, चीजें, अलग अलग जीव जंतु की प्रजातियां हैं, तो करना, प्रदूषण को बढ़ावा देना। ये संबंध में जानते हैं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन है, आपने देखा होगा जब कई बार अभियान चलाए जाते हैं तो प्लास्टिक बोतल्स हैं, माइक्रोवेव ओवन तक बड़े बड़े डिवाइस, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, इसका खनिज है, इसका संरक्षण करना, साथ ही अलग अलग विभिन्न प्रजातियां जीव का भी संरक्षण करना, ये हाई सीज ट्रीटी अंडर में आती है, कम्स अंडर दी यूएन क्लोज, बना था 1982 में, भारत इसका साक्षरकर्ता देश है, राइट। तो हाई सीज क्या होते हैं, देश की जो सीमा है, इस लाइन है, तो नॉटिकल मील यानी कितना हुआ, 73 किलोमीटर के बाद का जो समुद्र बचेगा, कहते हैं हाई सीज का अधिकार नहीं होता है, सभी देशों का अधिकार होता है, इसे कहते हैं ग्लोबल कॉमन्स। ध्यान रखिएगा, जो भी वहाँ पे खनिज पाए जाएंगे, जो वहाँ पे ओशन में जाएगी, सर्च की जाएगी, देश कर सकता है किसी एक का अधिकार, राइट। क्लियर यहाँ तक। थर्ड है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण है, ये कब बना है, कि कानून पास किया गया था वर्ष 2010, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्यावरण से सरकार की अपील आती है, पेटिशन आता है, वही करना, और अगले 6 महीनों में जिस दिन ये केस फाइल होता है, मंथ्स को उसको डिस्पोज करना, मतलब उसका निस्तारण करना, इसका मैंडेट है। स्थापना किसके द्वारा हुई है, एक्ट के द्वारा। कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका करती है। कितने मेंबर होते हैं, एक होते हैं चेयरमैन, साथ ही क्या होते हैं, कम से कम 10 और अधिकतम पर इसके हो सकते हैं। कार्यकाल कितना होता है, ईयर्स, या तो अपॉइंटमेंट से नियुक्ति के बाद 3 साल, या अपनी उम्र के 60 वर्ष, जो भी पहले हो, इनकी रिटायरमेंट हो जाती है, राइट। वर्तमान में कौन चेयरमैन, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी, क्या नाम ये जरूर याद रखिएगा। इस वर्ष के अंदर बना है, 2010 में करनी होती है, 6 महीने में रिजल्ट देना अपनी ही, राइट। फोर्थ है केंजा लेली, केंजा लेली क्या है, देखिएगी, रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पावर्ड एक एआई मिस वर्ल्ड का कंपटीशन हुआ था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा जनित ऐसे मॉडल्स हो, उनका एक कंपटीशन हुआ था ग्लोबली, का अवार्ड जीता है मोरक्को की एक इन्फ्लुएंसर है केंजा लेली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा।
को मिला है वर्ल्ड का पहला मिस एआई। ठीक है, तक लिए भारत से भी थी। भारत से कौन? भारत से था मॉडल, मॉडल का नाम था जारा शतावरी। राइट, याद रखिएगा जारा शतावरी है। बनाया था राहुल चौधरी। राहुल चौधरी मोबाइल ट्रेड एजेंसी के को फाउंडर हैं, के द्वारा इसे बनाया गया है। इसके अलावा सेकंड पर थी ओलिविया सी। ओलिविया सी साल की थी। फ्रांस की थी लालीना। लालीना वेलिना फ्रांस की थी। सेकंड नंबर पर थी ओलिविया सी थर्ड पे। भारत की जारा शतावरी है टॉप 10 में जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट न्यूज है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन दी 11th ऑफ जुलाई 1989। 1989 से हम आ रहे हैं। पता 1988 में जब आबादी कितनी 500 करोड़ हो गई थी, उस बात से लोग जागरूक हुए, सोचा कि ऐसा दिन मनाना चाहिए। आया है 11 जुलाई को, वह प्रतिवर्ष ऐसा दिन मनाया जाएगा। 2024 की थीम है लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। छोड़े सभी वर्ष की थीम है। राइट, सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? ध्यान रखिएगा, इंडिया है सेकंड पे, चाइना आ गया है पिछले वर्ष ही। और कम आबादी किस देश की है? तो वो होगा हमारा, ध्यान रखिएगा, वेटिकन। आबादी है अराउंड रेट से भी कम, लगभग 764 700 784 या 764 अराउंड पॉपुलेशन। ठीक है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट परी। प्रोग्राम नहीं, प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया लॉन्च किया है। ये लॉन्च किया है भारत के संस्कृति मंत्रालय ने। क्यों किया है? हम जानते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की, विश्व विश्व विरासत समिति की मीटिंग हो रही है 46, कब से कब तक? 21 से 31 जुलाई 2024 में दिल्ली के भारत मंडपम में। क्या कर रहे हैं हम? चार, भारत सरकार का एजेंडा है ललित कला अकादमी के द्वारा 150 भारत की विभिन्न कलाओं के, लोक कलाओं के आर्टिस्ट को बुलाया जाए, का रंगारोगन किया जाए, दिल्ली में अलग अलग कलाओं का चित्रांकन हो। क्या है? राजस्थान की है वर्ड पेंटिंग, और महाराष्ट्र की है वर्ली पेंटिंग। वर्ली पेंटिंग बंगाल की है, पश्चिम बंगाल की है पट्टचित्रा। राइट, ये कुछ ऐसी पेंटिंग्स है, वही है पट चित्रकला है। वो पेंट किया जाएगा, दिल्ली को खूबसूरत बनाया जाएगा, जिसके शोकेस करेंगे हमारे अभी भी रूट्स, हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। मॉडर्न डेज में हम किस प्रकार से प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही इसमें महिला शक्ति, महिला शक्ति को शोकेस कर रहे हैं। कैसे? आर्टिस्ट को बताया गया है कि आप आइए और अपनी कला का यहाँ पर प्रदर्शन करिए। तो अलग अलग प्लेसेस पर, जो हमारे सार्वजनिक स्थल हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, पर पेंटिंग की जा रही है, अलग अलग स्कल्पचर बनाए जा रहे हैं। रिच हेरिटेज एज वेल एज कल्चर ऑफ पब्लिक। पब्लिक आर्ट हमारी है, लोक कलाएं हैं, मान मिले, उनका संरक्षण हो, उनका प्रमोशन। प्रोजेक्ट लॉन्च किया किसने? भारत के। नेक्स्ट इज, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है रोड सेफ्टी के लिए का प्लान बनाया है? इज राजस्थान। राइट, कर रहे हैं फाइनेंशियल ऑफ वर्ल्ड बैंक। 3 फेज में किया जाएगा, 2025 से 2000। राइट, टारगेट क्या है? अगले 10 वर्ष में 50% जो रोड एक्सीडेंट्स हैं तो हम कटौती, ये हमारा टारगेट है इस डेट का। एक्शन प्लान फॉर रोड सेफ्टी फॉर द नेक्स्ट 10 वर्षों सड़क सुरक्षा के संबंध में कार्य योजना राजस्थान सरकार से अडॉप्ट कर रही है। सहयोग मिलेगा वर्ल्ड बैंक का, जिसमें अलग अलग देशों के द्वारा अपनाई गई तो हम यूज करें। ट्रैफिक सिग्नल का है, चलते हैं फुटपाथ पर, उनकी क्या हो, रोड सेफ्टी है, सीट बेल्ट है, इन बारे में। राइट, अच्छा नेक्स्ट न्यूज है इंडिया फर्स्ट डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ये कहाँ बना है? ये विजयम पोर्ट है, केरल में बना है। के द्वारा केरल गवर्नमेंट सरकार है द्वारा, साथ ही अडानी पोर्ट्स कंपनी है के द्वारा बनाया गया है विजिन डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। इसका मतलब क्या है? ऐसा पोर्ट जो कि अधिक गहराई तक होता है, यहाँ बड़े बड़े लार्ज शिपमेंट्स आ सकते हैं, डॉक कर सकते हैं। अपना सामान किसी छोटे वेसल में, छोटे में ट्रांसफर करेंगे, किसी और देश में जाके अनलोडिंग करेगा, कहा जाता है ट्रांसशिपमेंट। मतलब किसी बड़े जहाज में बड़ा सा काफी बड़ी मात्रा में सामान आता है। इसमें आए थे लगभग 2000 कंटेनर। 2000 बड़ी मात्रा होती है कंटेनर, आए थे इसके द्वारा।
कुछ जो है सामान, कुछ जो कंटेनर्स भारत में अनलोड हुआ, आगे पोर्ट गया गया वो पोर्ट। क्या होगा, एडवांटेज होगा कि भारत के केरल में डीप वाटर अवेलेबल है, लगभग 18 मीटर की गहराई पर हमें पोर्ट बनाया है, 2 मीटर और इसे गहरा कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव है भारत को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में ट्रांसशिपमेंट के मामले में अग्रणी देश बनाना, जिससे क्या होगा, भारत के ग्लोबल जो ट्रेड है उस वर्चस्व बढ़ेगा, साथ ही हमारा रेवेन्यू भी, राइट। और नो डाउट जो हमारा आधारभूत संरचना वो तो बढ़ ही रही है इससे। नेक्स्ट इज एनुअल सर्वे ऑफ इन अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस 2022-23। ये न्यूज हम पढ़ी थी, क्वेश्चन स्टेटमेंट्स पढ़े थे कि मिनिस्ट्री स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंट सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, असंगठित का वार्षिक रिपोर्ट के जारी की गई। तो मतलब क्या है, तो ये बताया गया है कि भारत में कुछ असंगठित ऑर्गेनाइजेशन हैं, असंगठित क्षेत्र की इकाइयां हैं, क्या कितनी है, क्या है, लगभग 6 करोड़ 50 लाख, 6.5 करोड़। साथ ही कुल कितने लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं 10 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। ये पहले ज्यादा थे, 11.13 करोड़ थे, साल कम होकर कितने आ गए, 10.6 करोड़। और जो पहले यूनिट थी वो थी 6.33 करोड़, बढ़कर कितनी हो गई है, 6 करोड़ 50 लाख हो गई है, डेटा बढ़ा है यहाँ पर। साथ ही तो ये बताया गया है तो हमारे गैर कृषि कार्य में संलग्न श्रमिक है, laborers which are being engaged in non-agricultural work, out of which 75% of that work, 75% of that are engaged in the informal entities। मतलब मान लीजिए भारत में 50% जो आबाद 50% वो कहाँ पर है, गैर कृषि कार्यों में, मतलब नॉन एग्रीकल्चरल वर्क संबंधित कार्य को करते हैं, में से भी 75%। का मतलब क्या क्या हुआ, का मतलब हो गया लगभग 35% वर्कर, तब 50 में से 35 वर्कर कहाँ काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं असंगठित क्षेत्र में, जहाँ पे क्या होता है, किसी प्रकार की फाइनेंशियल या सोशल सिक्योरिटी नहीं, ना कोई पीएफ का पैसा कटता है, ना कोई पेड लीव, ठीक है, ना कोई फिक्स काम करने के घंटे होते हैं, ना कोई फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं, ये कुछ सुविधाएं उन्हें प्राप्त नहीं होती। नेक्स्ट इज इंडिया होस्टेड सेकंड बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर रिट्रीट। भारत के द्वारा बिम्स्टेक जो ग्रुप बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बहुपक्षीय तकनीकी आर्थिक सहयोग के लिए बंगाली खाड़ी पहल है, 19 बनी संस्था, कुल 7 देश का समूह है, बंगाली खाड़ी के आसपास है, भारत भी है, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, 7 देश हैं। सेकेंड मीटिंग वो कहाँ हुई है, भारत के नई दिल्ली के अंदर हुई है, जुलाई 2024 में, कब से कब, 11 और 12 जुलाई को, राइट। कब इसका जो पहले वाला मीटिंग का हुआ था, वो पहला मीटिंग हुआ था, सेकंड हो रहा है भारत के अंदर। वर्तमान में इसके जनरल सेक्रेटरी महासचिव कौन है बिम्स्टेक के, इंद्रमणि पांडे, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, पांडे वो वर्तमान जनरल सेक्रेटरी है, महासचिव बिम्स्टेक के। बिम्स्टेक में कुल 7 देश, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले 4 थे, का नाम था बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, फिर जुड़ता है म्यांमार, फिर जुड़ता है भूटान और नेपाल 2004 में, राइट। जो है काम करती है सार्क को काउंटर करने के लिए। सार्क में क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग करने के लिए, एशिया में सहयोग करने के लिए संस्था बनाई गई थी। पाकिस्तान भी है, चाहते हैं कि पुलवामा अटैक के बाद पाकिस्तान को क्या करें, साइडलाइन करें, 2016 के बाद हम पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे, हम भी पढ़ा रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी हैं, ये क्या बनाया गया है कि शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल एडवाइजर फॉर नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली। भारत ने क्या किया है, तपेदिक रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया है, के लिए प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को। ये प्रोग्राम जो चल रहा है ना,
भारत का राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम ये कौन चला रहा है? यूनिट ऑफ हेल्थ एंड राइट के लिए नियुक्त किया गया है। स्वामीनाथन जी हैं, HIV ट्यूबरकुलोसिस फील्ड में काफी एक्सपर्टीज रखती हैं। WHO में भारत की तरफ से प्रतिनिधि भी रही हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिलेस्टिक। ये जो टीबी पढ़ा है इसकी दो वैक्सीन है, दो तरह के। हमारा MDR टीबी मल्टी है एक्सटेंसिव ड्रग DR है, इसका मतलब है मल्टी ड्रग, मतलब दो तरह की दवाइयां आती है। किसिन नाम रखिएगा आइसो आइसोनियाजिड। ये दो वैक्सीन ऐसी हैं इलाज में जाती हैं राइट। XDR या XDR है EXDR है, क्या होता है? किसी प्रकार की दवा काम नहीं करती है जब ये। और MDR में जब दो वैक्सीन दो ये दवाइयां दी जाती है, बाद में अगर व्यक्ति ठीक नहीं होता है, सेकेंड लाइन डोज है वो कौन सी है? बेडाक्विलिन या थोड़ा नाम आप याद रखिएगा का राइट। बात करते हैं साइज रिलेस्टिक 2024 किसके बीच में हुई? ध्यान रखिएगा तो हमारे सेंट्रल एशियाई देश हैं, कौन से 5 देश है? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बीच में हुई है। और ये कजाकिस्तान में करंटली ऑर्गेनाइज फ्रॉम 11 टू 17 जुलाई, 11 से 17 जुलाई तक ये हो रही। भारत इसका हिस्सा। नेक्स्ट इनिशिएटिव है स्त्री प्रोग्राम। स्त्री प्रोग्राम क्या है? भारत का ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है, उन्होंने एक MOU किया है विद कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, असल कंपनी है, साथ किया है। तो इन्होंने ये एजेंडा, ये इनका लक्ष्य ये है भारत में जो ग्रामीण इलाकों में सेल्फ हेल्प ग्रुप है यानी स्वयं सहायता समूह है, महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है। नहीं क्या करना, उन्हें देना इलेक्ट्रिक बाइसिकल, इलेक्ट्रिक जो साइकिल होगी ना वो दी जाएगी। क्या होगा, वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं मार्केटिंग आती, ट्रांसपोर्टेशन के लिए राइट। प्रोग्राम का लक्ष्य है। प्रोग्राम कौन चला रहा है? ग्रामीण विकास मंत्रालय, उन्होंने MOU कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस के साथ किया है। इलेक्ट्रिक बाइसिकल हम देंगे तो नहीं हुई तो जिला समर्थित सेल्फ हेल्प ग्रुप है, नाम है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट आंतरिक बाइक। तब क्या होगा, जब इलेक्ट्रिक बाइसिकल दे दी जाएगी, चाहे तो अपना ये जो ऑब्जेक्टिव है, जो भी इनका लक्ष्य रखा है स्वयं सहायता समूह का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का, तो प्रमोट करना, जिनके प्रोडक्ट्स हैं मार्केटिंग करना, उनको आसान। जानते हैं कि तो बस वगैरह नहीं जाती है, टैक्सीज नहीं जाती है, पास इलेक्ट्रिक बाइसिकल पर आ जा सकती हैं और प्रोडक्ट्स कर राइट। नेक्स्ट इज IIT मद्रास के द्वारा ऐसा कहा गया है कि अगले 5 सालों में 200 स्पोर्ट्स स्टार्टअप को जो है हम फंड करेंगे विद 5 करोड़। IIT मद्रास ने घोषणा की है जो है 5 करोड़ रुपए देंगे, खर्च करेंगे अगले 5 सालों में 200 स्टार्टअप्स, स्पोर्ट्स स्टार्टअप्स को हम प्रमोट करने वाले हैं, याद रखिएगा। साथ ही 2025 से प्रोग्राम चलाएंगे स्पोर्ट्स साइंस का। स्पोर्ट्स का एक 4 साल का कोर्स IIT मद्रास ने लॉन्च किया, 4 ईयर कोर्स रिगार्डिंग स्पोर्ट्स साइंस हैव बीन लॉन्च्ड बाय द IIT मद्रास। यहाँ तक क्लियर? बात करते हैं हम सऊदी अरेबिया। देखिए हम जानते हैं ओलंपिक तो हमने सुनता है, ओलंपिक सुना है, पैरा ओलंपिक सुना है, कभी हमने ये नहीं सुना ई स्पोर्ट्स, हमारे इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स होते हैं, तभी कोई ओलंपिक हो। क्या हुआ है हाल ही में, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा ये घोषणा की गई है अगले पहली बार विश्व स्पोर्ट गेम्स का होगा, वो कहाँ होगा? 2025 सऊदी अरेबिया के अंदर। क्या आप पूरी तरह ध्यान राइट। एक सेक्टर है 2029 में सऊदी अरेबिया क्या करेगा? एशियन गेम्स है, एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज करेगा। आप खुद पता लगाइए कितना पैसा खर्च होगा। सऊदी अरेबिया के पास तो ना तो ऐसे टीशर्ट्स हैं डेवलप कर पाए, बट काफी मात्रा में पैसा खर्च करके सऊदी अरेबिया इस तरह का आधारभूत ढांचा तैयार कर रहा है जिसमें एशियन गेम्स ऑर्गेनाइज कर सके।
रिसेंटली हमने देखा है कि नेपाल में काफी पॉलिटिकल टर्मोइल, जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने रिजाइन किया है, नए प्रधानमंत्री वहां पर नए जाएंगे या उनका शपथ लेनी। ये क्या हुआ है कि नेपाल के राष्ट्रपति हैं श्रीमान रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल जी हैं, पास पुष्प कमल दहल प्रचंड, पुष्प कमल दहल प्रचंड जी नाम से दलिया, इन्होंने रिजाइन किया है। हम मेजोरिटी खो चुके हैं। दिसंबर 2022 में इनका जो अपनी पर आए थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, 1.5 साल में इन 4 बार जो है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, विश्वास मत का प्रस्ताव लाया गया, चारों बार वो सफल हुए, बट 5वीं बार में वो फेल, विश्वास मत साबित नहीं कर सके। राइट, अब क्या हो रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यूनाइटेड मार्क्सिस्ट माओविस्ट लेने चेयरमैन है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली कहा जाता है, शर्मा ओली। साथ ही नेपाली कांग्रेस कौन है, शेर बहादुर देउवा गवर्नमेंट, और केपी शर्मा ओली बनेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री। अगले 30 दिन जब ये अगले 30 दिनों के अंदर शपथ लेने के अगले 30 दिनों में अपनी मेजोरिटी पार्लियामेंट में करनी होगी। राइट, पहले कौन थे, पहले थे कमल दहल प्रचंड, वर्तमान में अब नए कौन बनने वाले हैं, शर्मा ओली, और इनके है वाली कांग्रेस है शेर बहादुर देउबा। राइट, यहाँ तक क्लियर। अब और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है, रामचंद्र पौडेल। राइट, ध्यान रखिएगा, भारत के उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नेपाल और यहाँ पर कोड प्लांट की कराने का भी क्या है, मित्र वन, कल लास्ट क्लास में इसको वन मित्र हरियाणा की, मित्र वन गवर्नमेंट की। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड में भारत के किस राज्य को हॉर्टिकल्चर बागवानी क्षेत्र कार्य करने के लिए अवार्ड दिया गया है, स्टेट हमारा नागालैंड। नागालैंड हैज बीन अवॉर्डेड विद द हॉर्टिकल्चर सेक्टर विद एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 का प्रदान करने वाला अवार्ड है। 3 कॉन्क्लेव थी दिल्ली हुई थी, नागालैंड को बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड दिया गया है। हॉर्टिकल्चर का है बागवानी, इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के जो फलों की खेती की जाती है, आम है, अनार है, पपीता है, फ्रूट्स होते हैं आते हैं, नागालैंड को अवार्ड मिला है। राइट, नेक्स्ट लास्ट न्यूज है हमारी कि भारत सरकार के द्वारा इस देश के साथ म्यूचुअल रिकॉग्निशन हमारे सैनिक फॉर दी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारे जैविक उत्पाद है उनको एक्सपोर्ट करेंगे अंडर द नेम ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक लोगो, या जैविक लोगो नाम से जो है ब्रांडिंग करके हम एक साथ क्या कर रहे हैं, पहला बायलैटरल एग्रीमेंट, पहला द्विपक्षीय है, मतलब भारत के बाद कहाँ जाएंगे, ताइवान। रेगुलेट कौन करेगा, ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, व्यापार एवं वाणिज्य मंत्रालय। कौन सी होगी, संस्था होगी हमारी एपीडा, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड डेवलपमेंट एजेंसी, की स्थापना हुई थी 5 में चौटरी। राइट, ध्यान रखिएगा, भारत ने ताइवान के साथ किया है रिकॉग्निशन ऑर्गेनिक जैविक उत्पादों के लिए, हमने उत्पादों का एक्सपोर्ट करेंगे किसे, ताइवान को, अंडर द लोगो ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक, भारतीय जैविक जाएगा नाम के तहत इसको एक्सपोर्ट करेंगे, किसको, ताइवान को। पहला इनिशिएटिव भारत सरकार के द्वारा अन्य देश के साथ। राइट, चलिए यहाँ हमारी क्लास आज ही खत्म होती है। हमने कुछ करंट अफेयर एमसीक्यू भी देखे, साथ ही साथ हमने 11, 12 और 13 3 दिनों का करंट अफेयर्स भी रिवाइज कर लिया। आई होप कि यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी स्टडीज अच्छी चल रही होगी। किसी प्रकार का सजेशन हो, किसी प्रकार के डाउट हो, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में, हम नेक्स्ट क्लास में कंसिडर कर लेंगे। ऐसा कोई टॉपिक जो आप चाहते हैं करंट अफेयर से कवर नहीं किया गया हो, छूट रहा हो, आपको लगता है आपके लिहाज से कि इंपॉर्टेंट है, प्लीज उसे आप कमेंट बॉक्स के अंदर में, राइट।
ये हम अपनी क्लास आज ही क्लास जो है खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एनर्जी नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। सो मच जुड़ने के लिए।